नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 25 अप्रैल 2022 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो आज हमारे टेबल के ऊपर हैं तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इंडिया और यूके से डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। 2019 से लेकर आज तक की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक पहली विजिट है जम्मू एंड कश्मीर की, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर तीन आर्टिकल्स तीन अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने लिखे हैं। तो विल गो थ्रू ऑल दिस थ्री आर्टिकल्स। तो एक टॉपिक है लेकिन तीन आर्टिकल्स हैं इसके। एंड देन वी हैव पोलियो इराडिकेशन के ऊपर एक आर्टिकल है। थोड़ा टेक्निकल है फॉर श्योर, लेकिन ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एज वी ऑल नो, हमने इस विषय को इससे पहले भी डिस्कस किया था। आज इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इट्स अबाउट इंडिया यूके रिलेशनशिप। अब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो भारत की यात्रा पर थे लास्ट वीक, और दोनों देशों ने यह तय किया है कि वो ट्रेड, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसको एक नए लेवल पर ले जाने की दोनों देश कोशिश कर रहे हैं। अर्ली हार्वेस्ट डील, इस चीज़ को कहते हैं इंट्रीम ट्रेड डील भी कहते हैं इसको, राइट। अर्ली हार्वेस्ट डील भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। और डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चीज़ पर मैंने एक, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट या फिर इंटरिम ट्रेड डील, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएई, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी हैं। करंट बर्निंग इश्यूज़ नाम का जो प्लेलिस्ट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, करंट बर्निंग इश्यूज़, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। अगर ये वीडियोस नहीं देखे तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट, क्योंकि अगर आपको ये अर्ली हार्वेस्ट डील क्या है ये पता नहीं है तो फिर आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी पता नहीं चलेगा। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों देशों ने ये तय किया था कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट जो है वो अप्रैल 2022 से पहले या फिर अप्रैल 2022 तक इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ऐसा दोनों ने तय किया था। लेकिन अब ये डिसाइड किया गया है कि ये अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट जो है वो नहीं होगा, इट इज़ शेल्व्ड। इंस्टेड दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि जो एक फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इसी साल 2022 के अक्टूबर या फिर अक्टूबर एंड या फिर दिवाली से पहले दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक लक्ष्य जो है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो अभी व्यापार हो रहा है उसके आंकड़े को 2030 तक डबल करने की एक बात है। कुछ मेन चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमें देखने को मिल सकती हैं, इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस टू, बट मैं टॉप नॉच चीज़ों की ही बात कर रहा हूँ। नंबर वन, यूके क्या चाहता है? यूके ये चाहता है कि यूके की जो स्कॉच विस्की है, जो हमारे देश में काफ़ी फेमस है ऑफ कोर्स, लेकिन स्कॉच विस्कीज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जो स्कॉच विस्की है इसके ऊपर भारत जो टैरिफ लगाता है, ये टैरिफ भारत ऑफ कोर्स कम कर दे या फिर हटा दे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इसको लाने की डेफिनेटली कोशिश जो है वो यूके डेफिनेटली करेगा। भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि हमारे देश के जो लोग हैं, इंडिया के लोग, वो जाकर लंदन काम कर सके, लंदन या फिर यूके जाकर वहाँ पर जॉब कर सके, उनको वर्क वीज़ा इजीली मिल जाए। या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो मास्टर्स ख़त्म करने के बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, और उसके बाद अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि इतनी सैलरी वाली आपकी जॉब होनी चाहिए एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर एक वर्क वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, या फिर इनडिफाइनाइट लीव ये भी मिल सकती हैं। तो व्हाटएवर, लेकिन भारत ये चाहता है कि हमारे देश के लोग जो हैं वो यूके जाकर इजीली काम कर सके। तो इस चीज़ को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ऐड करने की कोशिश जो है वो भारत पूरी करेगा। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टारगेट करने की कोशिश करेंगे, राइट।
अब दोनों नेताओं ने ये भी चीज़ डिस्कस की है कि एज़ फार एज डिफेंस इज़ कंसर्न्ड और इंडो पैसिफिक की बात करें, अब मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट यू नो के यूके जो है वो इंडो पैसिफिक का एक लिटोरल स्टेट है। तो इसकी वजह से लिटोरल कंट्री है या फिर एक स्टेट है, तो इसकी वजह से इंडो पैसिफिक उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एक कॉमन दुश्मन जो है दोनों का, आप कह सकते हैं दुश्मन कहें, भारत का दुश्मन आप कह सकते हैं, यूके का एक दुश्मन तो नहीं, बट आई वुड से क्योंकि यूएसए का दुश्मन है तो यूके का भी इनडायरेक्टली दुश्मन है। और इंडिया यूके और चाइना के भी रिलेशनशिप इतने कोई खास अच्छे नहीं है। 5G और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसिल कर दी है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चाइना के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके में रहते भी हैं। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो हैं वो उनके अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, राइट। यूके के लोग और चाइना के लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छे हैं। शादी ब्याह ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉमन हैं। एनीवे, इतने डीप लेयर्स में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई नो अबाउट इट। तो इंडो पैसिफिक को लेकर डिफेंस टाइज जो हैं ये दोनों देश इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ ग्लोबल चैलेंज जो है दैट इज़ ग्रीन, जो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए दोनों देश जो हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। यूके की जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको भारत में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस जो है, जिसमें डेवलप देशों को पैसे अपने प्रोवाइड करना है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम करेंगे। दोनों नेताओं ने इन विषयों पर भी चर्चा की है। जो कड़वे कड़वे टॉपिक हैं, जैसे कि यूक्रेन वाला टॉपिक, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन हुई, लेकिन मीडिया में कोई बातचीत नहीं हुई। यूके ने कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो भारत के बारे में नहीं कही। फिर भारत के सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो यूएसए का एक टॉपिक रहता है, और अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले की बात है जब एस जयशंकर साहब ने क्लियरली बता दिया कि यूएसए अगर भारत के कुछ ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को लेकर चिंतित है, तो इंडिया भी यूएसए में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायोलेशन पर नज़र रखता है, और इस चीज़ को लेकर हम भी चिंतित हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन वाला जो टॉपिक है ना, वो दैट इज़ मीन्स इट्स लाइक ये इन देशों को हमारे देशों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में क्या चल रहा है, राइट, उनको अपने देश के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए, बट एनीवे, यूके ने इस प्रकार के किसी भी विषय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दी है। और भारत ने भी विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे जो फ्यूजिटिव्स हैं, तो उनके बारे में कोई भी ऐसी कोई हार्ड टॉक्स जो हैं वो प्रेस में नहीं की है। डिस्कशन हुई होगी फॉर श्योर, लेकिन प्रेस में ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आई है। तो बेसिकली वी कैन से कि दोनों देशों ने फोकस जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट्स या फिर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया, और क्लियरली रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ एक सब ग्रुप दोनों देश मिलकर सेटअप करेंगे, और ये जो सब ग्रुप है ये ख़ास करके जो एक्सट्रीमिज़म है, जो भारत में और इंडिया में जो एक्सट्रीमिज़म है, तो इस चीज़ को लेकर ये ग्रुप स्टडी करेगा। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पर कुछ आईसिस टाइप्स के ग्रुप हैं, कुछ कश्मीरी टेररिस्ट रिलेटेड ग्रुप्स हैं जो कश्मीर में टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, और देन वी हैव दिस खालिस्तानी ग्रुप्स एज वेल। तो इन ग्रुप्स को लेकर भारत चिंतित है, और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको लेकर ऑफ कोर्स यूके चिंतित है। सो ये सब ग्रुप जो हैं वो सारे के सारे इस प्रकार के ग्रुप्स जो हैं उनको स्टडी करेगा, एंड वी कैन मीन्स मुझे लगता है कि ये एक पहली शुरुआत है। फ्यूचर में हम एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं। तो इस ग्रुप को हमें मीन्स ये सब ग्रुप जो है इसको लाइटली नहीं लेना है। दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग एज वेल, आई वुड से। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट इंडिया एंड यूके। जम्मू एंड कश्मीर पिच, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, और दोस्तों इसी विषय पर 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और एक द हिंदू का आर्टिकल है। तो हो गए टोटल 1, 2 एंड 3 आर्टिकल्स। तो लेट्स क्रैक ऑन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की पहली पब्लिक रैली, पहली विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर सिंस 2019। जब से आर्टिकल 370 को हमने हटाया है तब से लेकर आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब की ये पहली विजिट है, और वहाँ पर उन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में बात की, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात की। वहाँ पर वो गए पाली में। पाली जो है वो एक विलेज है, एंड पाली इज़
ऑफिशियली हमारे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत अगर कोई है तो दैट इज़ पाली। तो ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है ऑफ कोर्स, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी स्टेट लेवल की पीएससी एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी में या फिर दूसरी बहुत सारी अलग अलग एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है। क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो ये एक नेशनल लेवल पर आ चुका है ये, राइट, ये पाली, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड जम्मू एंड कश्मीर का पहला पंचायत डे सेलिब्रेशन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर किक स्टार्ट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, और एक इम्पोर्टेंट है बनिहाल काजीगुड टनल जो जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी। एंड इसके साथ उन्होंने इसकी ओपनिंग भी की बेसिकली, और उन्होंने मीन्स जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर गए जम्मू एंड कश्मीर तो उनके साथ यूएई के कुछ बिजनेस लीडर्स भी थे। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि यूएई के लीडर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, बिजनेस लीडर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ पर गए, और कहते हैं कि यूएई के जो इन्वेस्टर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बोथ पंचायत फोकस एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो पॉलिटिकल सिग्नल्स। ये पंचायत के बारे में जो बातचीत हुई या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो डिस्कशन हुई, ये एक बात का इशारा है कि जब तक आर्टिकल 370 था तब तक जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रहा था। अब आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया है और अब जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक सिग्नल भी है। एक और चीज़ जो हमें नोट करनी चाहिए वो ये है कि ऑफ कोर्स ये नया इन्वेस्टमेंट आएगा, पर्टिकुलरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो है वो अब जम्मू एंड कश्मीर में पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा और बाहर का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर आ पाएगा। इससे पहले ऐसी सिचुएशन थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ज़्यादातर पैसे आते थे, और अब देखिए 2012 में 59% जितना जम्मू एंड कश्मीर का जो रेवेन्यू था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जम्मू एंड कश्मीर का जितना भी टोटल रेवेन्यू है तो वो 64% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। ऑफकोर्स क्योंकि 2012 में वो स्टेट था, 2021 में ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया आफ्टर 2019। तो ऑफकोर्स यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसे आएंगे, लेकिन एक बड़ा चंक जो है वो हमेशा लायंस शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती तो पैसे जो हैं वो तो आते ही थे, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा वहाँ पर थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर उतना बड़ा डेवलपमेंट का एक जो बदलाव है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। एंड एज वी नो कि टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ा इश्यू है यहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे। इसके साथ आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में, एंड जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। आई डोंट नो कि दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इसका एग्जांपल लेते होंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि किसी भी क्षेत्र का पोटेंशियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर वो उस पर्टिकुलर जगह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मीन्स बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन टू स्विट्ज़रलैंड, आई हैव नेवर बीन टू जम्मू एंड कश्मीर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन लोग कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को भी आप भूल जाएंगे। उसकी मीन्स आई एम नॉट सेइंग स्विट्ज़रलैंड अगली है, ऑफ कोर्स इट इज़ ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड और जम्मू एंड कश्मीर को हम कंपेयर करें तो जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूटी जो है वो मेस्मराइजिंग है। लेकिन क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अशांति रही है, टेररिज्म का इश्यू रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू रहा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया और बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर घूमने के लिए नहीं गए। वी नो द हिस्ट्री, राइट। और पाकिस्तान अबेटेड टेररिज्म जो है उसको अब हम कब तक रोक पाएंगे? जब तक हम रोक पाएंगे तब तक डेवलपमेंट जो है वो चलता रहेगा। वैली टेरर ऑल्सो शोज दैट वन बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना वो एक एरिया को कवर कर सकती है, राइट। इसको कहते हैं एरिया डोमिनेशन स्ट्रेटजी, कि एक के बाद एक एरिया जो ये एरिया कवर कर लिया, उसके बाद ये सर्कल जो है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, फिर उसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा क्या करेंगे कि वो जाकर इन सारे एरियाज़ को सिक्योर बना देंगे कि वहाँ पर हथियार नहीं आ पाएंगे, किसी के पास हथियार नहीं है, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ हो गई, ये फिज़िकल चीज़ें हो गई। फिर आपको
फिजिकल से आइडियोलॉजिकल लेवल पर जाना पड़ेगा। वहाँ के लोग जो हैं उनका दिल जीतना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, और ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म है। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज़ हैं उनको एक ही चीज़ हरा सकती हैं, एंड दैट इज़ जो हमारे विचार हैं। अगर वहाँ के लोगों को ये महसूस हो गया, एक बार उनको पता चल गया कि भारत की सरकार जो हैं वो उनके सपोर्ट के लिए हैं, भारत की आर्मी जो है वो उनके सपोर्ट के लिए हैं, वो उनकी ही आर्मी है, उनकी ही सरकार है, ये विश्वास जब आ गया तब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज़ हैं उनका काम जो है वो फिर नहीं हो पाएगा। फिर वो किसको रिक्रूट करेंगे, किसको पैसे देकर पत्थरबाजी करवाएंगे, एक्सेट्रा। और ग्रास रूट लेवल पर जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो नई जॉब जनरेट होगी। जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं उनको दूसरे स्टेट्स में जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अपने ही राज्य में वो पढ़ाई कर पाएंगे, अपने ही राज्य में उनको जॉब मिलेगी। किसको घर पर जो हमारा घर का क्षेत्र है वहाँ पर ही काम करना किसको पसंद नहीं है, उसी मिट्टी के हम हैं, वहाँ पर ही हमें सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है, इसलिए जनरली स्पीकिंग। So towards the end, assembly elections in Jammu and Kashmir and eventual restoration of statehood are vital to ensure residents have a say in their own development. जो मैंने दिल और दिमाग जीतने की बात बताई, तो उसमें मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब 2019 में ये ऐलान किया था कि ये जम्मू एंड कश्मीर में से 370 को हटाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं था, सरकार का इरादा ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको यूनियन टेरिटरी रखा जाएगा। सरकार ने उस टाइम पर भी कहा था कि ये टेम्पररी मेजर हैं, फ्यूचर जो है जम्मू एंड कश्मीर आज नहीं तो कल उसको स्टेटहुड फिर से दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस सरकार के ध्यान में है ही, और सरकार इसके ऊपर काम कर भी रही है, लेकिन चीज़ें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप हो सकती हैं। अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जॉब जनरेट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी, सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम होगा, ये सारी चीज़ें जब होगी, वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ के लोग जो हैं उनकी डिमांड चेंज होगी, ये सारी चीज़ें जब होगी तब फाइनल जाकर जो हैं इसको फिर से राज्य में तब्दील करवाया जाएगा, और फुल इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर होगी तो चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर फ्रेम्स एन इकोनॉमिक पुश, कंटिन्यूएशन करेंगे इसी टॉपिक को। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। पंचायती राज दिन पर ऑफिशियल विजिट की हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वहाँ के जो पंचायत सिस्टम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो ग्रास रूट गवर्नेंस के बेसिस हैं, और इसी बेसिस पर ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्टेटहुड जो है वो जल्दी हो पाएगा। इसके साथ जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके कोएलिशन में बीजेपी थी, 2018 में ये सपोर्ट बीजेपी ने ले लिया, 2019 में ये 370 को हटाया गया। अब पॉलिटिकली अगर बात करें तो असेंबली इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट तो है ही, वहाँ के लोग भी चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेगी, और इवेंचुअली लोगों को एम्पावर करना है, वो अपने लेजिस्लेचर को, जो अपने एमएलएज हैं उनको सिलेक्ट कर सके, अपने राज्य में जो भी एमएलएज हैं, सीएम है, वो उनको सिलेक्ट कर सके, ये अधिकार तो उनका है ही। जैसे अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि सरकार इसके ऊपर काम कर ही रही है, आगे चलकर ये चीज़ें हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने यूएई का पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक चीज़ याद दिलाऊं, वेंग ई नाम सुना होगा, या फिर आई वुड से वेंग ई नाम तो सुना होगा, जैसे वो कहते हैं ना राहुल, नाम तो सुना होगा, वैसे येंग ई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। याद है अभी कुछ टाइम पहले मार्च में वो भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन भारत आए उससे पहले उन्होंने OIC की मीटिंग को अटेंड किया, और वहाँ पर उन्होंने कश्मीर के टॉपिक के बारे में ये कहा कि जो पाकिस्तान चाहता है उसको लेकर कश्मीर, चाइना जो है वो उनके साथ हैं। यानी कि चाइना जो है वो ये कहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है इनडायरेक्टली। अब OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, एक लंबे समय से यहाँ के देशों ने, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर देशों ने पाकिस्तान की साइड ली। और क्यों साइड ली? क्योंकि पाकिस्तान एक सो कॉल्ड इस्लामिक देश है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इस्लामिक देशों का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये फिर मीन्स इनका जन्म हुआ या फिर इसके स्थापना हुई कि
इस्लाम के रिलीजन के स्प्रेड और रिलीजन और इन सारी चीज़ों के ब्रदरहुड के लिए हुई थी ये। लेकिन फिर पॉलिटिकल चीज़ों को भी इसमें कवर किया गया और इस हमारे कश्मीर वाला टॉपिक जो है वो ये कवर करते थे। अब इसमें भारत को ऐड नहीं किया है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है इसमें भारत नहीं है। अब भारत जो है, अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन आप गिने तो भारत की नंबर सेकंड या थर्ड नंबर पर आता है भारत। नंबर 1 इज़ इंडोनेशिया, उसके बाद शायद पाकिस्तान है और उसके बाद हम हैं, ऐसा कुछ है। बट एनीवे दैट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सुषमा स्वराज जी को जब वहाँ पर इनवाइट किया गया था ओआईसी की एक मीटिंग में, तो पाकिस्तान ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से भारत ने अपना स्टैंड रखा और बहुत सारे देशों ने सपोर्ट भी किया। अब ये जो यूएई है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है। सिर्फ मेंबर नहीं है, एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लामिक देश हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पर यूएई को देखा जाता है। यूएई ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं। इजराइल के साथ मित्रता कर दी 2 साल पहले। इजराइल को ये जो मुस्लिम देश हैं वो अपना दुश्मन मानते थे बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब नई सोच के साथ, नए ज़माने के नए सोच के साथ यूएई आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरेबिया में भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, एक्सेट्रा। तो जब यूएई जैसा देश कश्मीर में पैसे इन्वेस्ट करता है तो एक सिग्नल जाता है पूरी दुनिया को, खास करके ओआईसी के मेंबर्स को, कि कश्मीर वाला जो इश्यू है ना, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का इश्यू है, इसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी है। नंबर 2, हम भारत के साथ हैं और पाकिस्तान, जिसके लिए यूएई एक बड़े भाई जैसा था, ब्रदर कंट्री था, पैसे मिलते थे, वहाँ के रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उनको वहाँ पर जॉब मिल जाती थी पाकिस्तान यूएई की सिक्योरिटी और उन सारी चीज़ों में, राइट, नेशनल लेवल पर। अब धीरे धीरे वो चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं, तो एक नया बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव, ये डीप मीनिंग आपको समझना है कि यूएई का इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वहाँ के लोगों को कि जितना आपके पिताजी ने या फिर पेरेंट्स ने, जितना आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने यहाँ पर जो सहा है, जो जो कठिनाइयाँ उन्होंने भुगती है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें जो है ना वो अब की जनरेशन में ये नहीं होगी। तो ये एक नई आशा की किरण है फॉर श्योर। और अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, राइट, मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उनके छोटे कज़िन भाई की शादी थी। तो आई नो द होल फैमिली, तो पूरे फैमिली के साथ फैमिली रिलेशन है। बट तो ये जो छोटा भाई है ना, वो गया था जम्मू एंड कश्मीर फॉर दिस प्री वेडिंग फ़ोटो शूट। तो जब वो वहाँ से वापस आए तो ऑफ कोर्स हमने तस्वीरें देखी, ये सारी चीज़ें, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट। तो वो बता रहा था मुझे कि वहाँ के लोग जो है ना बहुत ही खुश हैं अभी, उनको बहुत बिजनेस मिल रहा है, बहुत व्यापार मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। तो वहाँ का जो एक आम आदमी है ना, उनको उनकी इनकम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। धीरे धीरे गरीबी जो है वो चली जाएगी। तो दिस इज़ लाइक फर्स्ट हैंड डेटा मुझे मिला है, सिर्फ एक ही टीम का है, छोटी सी टीम दैट आई नो, वहाँ पर गए थे, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर महसूस की। एंड आई थॉट कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। एड्रेसिंग डिसकंटेंट। अब टूरिज्म के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट को भी हमने देख लिया। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक लंबे समय से रहा है और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी, वहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर डिमांड है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग सपना है इस चीज़ को लेकर, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताया कि कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को श्रीनगर और जम्मू को दिल्ली के साथ जुड़ने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी इकोनॉमी जो है उसमें एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिलेगा। टूरिज़म के फुटफॉल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और इसकी नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी हमने बात की। सिक्योरिटी का रिस्क आज भी है। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी रैली की तो वहाँ से 14 किलोमीटर दूर ही 2 ऐसे फिदायीन को मार गिराया गया बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो सिक्योरिटी का इश्यू आज भी, और जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मीन्स उसके बिना कोई भी तरक्की जो है वो नहीं हो सकती।
अब वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके साथ एंगेज होना है, वहाँ के लोकल लोगों के साथ एंगेज इन द सेंस कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के, गांव के, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके ऊपर का जो लेयर होगा, तो उन और लोगों के साथ डिस्कशन और बातचीत और उनका दिल दिमाग जीतना, ये सारी चीज़ें करके करते करते हुए वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ लेते हुए फिर वापस जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड की तरफ हमें बढ़ना है। तो ये हमारा एंड गोल क्या होगा देश का, पूरे देश का बता रहा हूँ, राइट, नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरे देश का एंड गोल होगा कि जम्मू एंड कश्मीर एक दिन फिर से एक राज्य बन जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी वापस आ जाए। डेमोक्रेसी तो है ही, यूनियन टेरिटरी इज़ नॉट लाइक ऑथोरिटेरियन रेजिम, बट आई वुड से कि जो एक दूसरे राज्यों में जैसे इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी हो जाए, और साथ साथ डेवलपमेंट हो और टॉप नॉच सिक्योरिटी हो। फ्लाउंडरिंग पोलियो इराडिकेशन एक थोड़ा टेक्निकल है, मैं चाहता हूँ कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप 2-3 बार यहाँ पर दिए गए पॉइंट्स को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू का आर्टिकल है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 जो है ये मलावी में मिला, पाकिस्तान से मलावी पहुँच गया ये WPV1, और इज़राइल में पोलियो का आउटब्रेक हुआ, इसको कहते हैं CVD-PV3, यानी कि सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 3। पे अटेंशन, वैक्सीन डिराइव्ड यानी कि जो वैक्सीन है उससे होने वाला पोलियो, ये भी हो सकता है, विल टॉक अबाउट इट। अब मलावी कहाँ पर है, क्योंकि मलावी एक ऐसा देश है जो हर बार न्यूज़ में नहीं होता है, राइट, तो लेट्स फाइंड आउट वेयर इज़ मलावी। तो आपकी स्क्रीन पर है अफ्रीका का मैप, एज यू कैन सी। तो ये है अफ्रीका, और अफ्रीका में ये वाला पोर्शन देखिए, ये तांजानिया, और यहाँ पर है मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक और तांजानिया के बीच में, और एक तरफ है जाम्बिया, और एक तरफ ये जाम्बिया रहा, तो यहाँ पर है मलावी, राइट। अब इस मैप में आ जाते हैं, तो दिस इज़, एज यू कैन सी, दिस इज़ तांजानिया। तो ये तांजानिया की बॉर्डर मोजाम्बिक के साथ होती है, और तांजानिया और ये जो मोजाम्बिक हैं और मलावी के बीच में है लेक मलावी, राइट। तो ये है लेक मलावी, और ये रहा मलावी, इसका कैपिटल है लिलोंगवे। आई होप यू कैन सी दिस वन, लिलोंगवे। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, चलो अच्छे से देख लेते हैं। तो दिस इज़ लेक मलावी, राइट, और ये है जाम्बिया, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ मोजाम्बिक। तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन more than enough as far as this Malawi is concerned. अब ये जो पोलियो इराडिकेशन के जो स्टेप्स हमने उठाए, ये फ्लाउंडरिंग यानी कि बर्बाद हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि ये CVD-PV3 या फिर WP1, ये 2 अलग अलग टाइप के पोलियोज, मीन्स पोलियो के नए केसेस जो हैं वो हमें कुछ जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। व्हेन अ वायरस इन ओरल पोलियो वैक्सीन डी एटेन्यूएट्स, जो पोलियो की वैक्सीन होती है, जैसे कोविड की वैक्सीन में भी एक वीक वायरस यूज़ किया जाता है, इज़न्ट इट। तो वैसे जब किसी वैक्सीन में जो वायरस यूज़ किया जाता है, अगर ये डी एटेन्यूएट्स यानी कि अगर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट, ये नए नए अपने वर्जन्स बनाने लगे, ये ट्रांसमिट होने लगे, राइट, न्यूरो वायरुलेंस इसमें स्टार्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं CVD-PV, यानी कि एक ऐसा वायरस जो हमारी मदद करने के लिए था, अब ये इतना डेंजरस बन चुका है कि वो पोलियो को इरेडिकेशन करने की वजह से, ये मीन्स करने की बजाय ये पोलियो को स्प्रेड करने लगा। तो इसको कहते हैं CVD-PV। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको 2-3 बार इस पॉइंट्स को पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको हो सके उतना ईजी करके चीज़ों को समझा रहा हूँ। इरेडिकेशन का टारगेट 1998 में लॉन्च किया गया था, पोलियो के इरेडिकेशन का ऑफकोर्स, और ये टारगेट रखा गया कि 2000 तक, यानी कि 12 सालों के अंदर हम इस पोलियो को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। 20th सेंचुरी की 21st सेंचुरी को ये गिफ्ट देने की बात थी कि पोलियो फ्री दुनिया हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और हर 4-5 सालों में WHO जो है वो अपने टारगेट्स को रिवाइज करता रहा, और फिर 2000 में फिर 2005 का टारगेट रखा, फिर 2010 का, और ऐसे ऐसे अब 2026 का टारगेट रखा गया है। स्टार्टिंग में WHO का बजट था कि $5 बिलियन खर्च किए जाएंगे और इराडिकेशन हो जाएगा, लेकिन 2000 से हर साल $1 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च किए जाते हैं। लेकिन आज भी कुछ देशों में
पोलियो के केसेस जो हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दैन नाइजीरिया, आई थिंक दैन नाइजीरिया इज़ देयर एंड देर आर सम अदर कंट्रीज एज वेल। इंडिया, हमारे देश में दो बूंद ज़िंदगी के अमिताभ साहब की एडवर्टीज़मेंट आती हैं, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। हर जगह पर ये पोलियो के वैक्सीन जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं और 5 डोजेस दिए जाते हैं, टोटल 10 से 15 डोज पर चाइल्ड दिए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। तो इसमें नेशनल लेवल का एक कैंपेन चलता है, फिर 2 सब नेशनल लेवल के पल्स इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स चलते हैं। लेकिन जो पीडियाट्रिक टेक्स्ट बुक है, मीन्स मेडिकल साइंस या फिर मेडिकल कम्युनिटी को ये पता है कि ये जो OPV है, OPV इटसेल्फ में कोज वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो हैं, इससे भी जो जो हमने डिस्कस किया ना वो कि वैक्सीन जो वायरस है, वो वायरस जब म्यूटेट करने लगे और स्प्रेड होने लगे, ऐसी कैपेसिटी उसकी हो जाए तब इश्यू हो सकता है। तो ये चीज़ भी पता है। और अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड कॉन्टैक्ट, जिसको कॉन्टैक्ट VAPP कहते हैं, तो ये भी चीज़ जो है वो हो सकती हैं। द कॉमनेस्ट कोज ऑफ वैक्सीनेटेड VAPP इज टाइप 3 वैक्सीन वायरस। जो वैक्सीन में वायरस टाइप 3 वैक्सीन वायरस है, उसकी वजह से वैक्सीनेटेड VAPP होता है, और कॉन्टैक्ट VAPP के लिए टाइप 2 वैक्सीन वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ के बारे में 1964 से ही पता था, राइट। और इट्स लाइक SARS-CoV-2 जो कोविड की वैक्सीन है, तो स्टार्टिंग में विनो के कोविड की वजह से मृत्यु हो रही थी, ये सारी चीज़ें। तो फिर अगर जो वैक्सीन स्टार्टिंग में हमें मिली, तो वैक्सीन लेट्स से कि अगर आप 1 लाख लोगों को वैक्सीन देंगे और 1 लाख में से लेट्स से 5 लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो क्या लोग वैक्सीन लेना बंद करें? नहीं, लोग चांस लेंगे, क्योंकि रिस्क बैलेंस जो है वो काफ़ी सही लगता है यहाँ पर कि 1 लाख में अगर 5 लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सेम थिंग गोज विद दिस पोलियो एज वेल। लेकिन अब ये जो CVDPV3 है, इसका आउटब्रेक इजराइल में हुआ, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। भारत के लिए भी ऑफ कोर्स चिंता का विषय है, नए केसेस हमारे देश में भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सजेशन ये दिया है कि इंडिया को टाइप 3 जो हैं इसको विड्रॉ कर देना चाहिए, और जो मोनोवेलेंट टाइप 1 OPV हैं इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये जो मोनोवेलेंट टाइप 1 OPV हैं, ये जब 85 to 90% जितना कवरेज कर ले, तो इसके बाद इसको भी बंद करना देना चाहिए। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ हो गई, इसके लिए आपको मेडिकल साइंस की एक एक्सपर्ट नॉलेज होने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो पूरी डिस्कशन हमने की, उससे ये समझना है कि पोलियो जो हैं ये तब तक इराडिकेट नहीं होगा जब तक पूरी दुनिया में से इसको इराडिकेट ना किया जाए। और पोलियो से हम क्या लेसन सीख सकते हैं? कोरोना या फिर कोविड को लेकर भी, ये पोलियो की ये जो बीमारी है, इस बीमारी एक लंबे समय से इसके बारे में पता है, वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। तो कोविड तो अब नया है, तो कोविड भी चलेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जब तक हम उनको नहीं बचाएंगे तब तक ये रिस्क तो रहेगा ही कि नए नए वर्जन्स आएंगे, नई म्यूटेशन होगा, और दवाई की वजह से भी होने वाले, ये जो वैक्सीन की वजह से स्प्रेड होने वाला, तो ये इट्स ए सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट। ये कोई ऐसा इसका एंड गोल नहीं है कि इतने समय के बाद अब बस दैट्स इट, यू कैन सिट डाउन। एक बार पूरी दुनिया को अगर आप पोलियो फ्री कर दे या फिर कोविड फ्री भी डिक्लेयर कर दे, उसके बाद भी यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू कीप ऑन स्कैनिंग कि ये कहीं वापस तो नहीं आ रहा है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, राइट, आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ कोविड। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाए, या फिर अगर आपको ऐसे, इन द सेंस नॉट ऐसे ही नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसे एग्जामिनेशन में, रिटर्न एग्जामिनेशन में अगर ऐसे पूछा जाए इसके ऊपर, या फिर इंटरव्यू में, या फिर जनरल स्टडीज़ में पूछा जाए, तो यू हैव टू कवर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये पोलियो का एग्जांपल देकर आप कोविड के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। और आपके लिए एक प्रश्न है, अभी जो इस्लास कहते हैं, इस्लास मालविनास, तो ये यहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो किन 2 देशों के बीच में ये अनसेटल्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? साउथ अमेरिका में है ये जगह,
और अभी ये न्यूज़ में थी, भारत में ये चीज़ न्यूज़ में थी। तो I'll leave it on you guys. ये 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।